हेलो बच्चों, दिव्यांश कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। एक डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो आज हम लोग उसके आगे एक डेरिवेशन करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है पहले वीडियो में। जिसने उस वाले डेरिवेशन को नहीं देखा है वो पुरानी वीडियो को देख लें। आज हम लोग एक नई वीडियो की तरफ चल रहे हैं। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसको हम लोग आज समझेंगे और करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकाल कर बैठें और हमारे साथ करें। तो आज हम लोग देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो हम लोगों को पता है कि विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बनता है, और जिसके बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक विद्युत द्विध्रुव को। तो देखिए, यहाँ पे हमने मान लिया कि एक माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव बना है, और जिसके बीच की दूरी 2L है। बीच की दूरी कितनी है? 2L। इसको, ये हमारा कोई एक विद्युत द्विध्रुव है। तो क्या करेंगे, इसका एक मध्य बिंदु लेंगे। हमने मान लिया इसका मध्य बिंदु हो गया O। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हम मान लेंगे यहाँ पर कोई बिंदु है जिस पर हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखो इससे मिला देंगे, और इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पे हम मान लेंगे हमारा कोई एक बिंदु है P। क्या मान लेंगे? एक बिंदु है हमारा P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब देखो, हमें पहले से पता है कि माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। तो दो आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी होंगी? दो होंगी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की ओर होती है, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है। ऐसा हमने पहले वाले डेरिवेशन में भी देखा था। तो यहाँ पे देखो, जो आपका प्लस क्यू आवेश है, इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी। इसको हमने मान लिया E1। प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बाहर की तरफ है, उसको हमने E1 मान लिया। और जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने मान लिया E2। और वो देखो कहाँ पे है? अंदर की तरफ है। ये एरो का साइन बता रहा है कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण है वो कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये E1 और E2 जो तीव्रताएं होती हैं वो दो घटकों में वियोजित हो जाती हैं, एक क्षैतिज घटक में और एक ऊर्ध्वाधर घटक में। तो देखो, क्षैतिज घटक क्या होते हैं? क्षैतिज घटक, जैसे E1 के लिए क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 cos थीटा, और E2 के लिए जो क्षैतिज घटक होगा वो हो जाएगा E2 cos थीटा। और ऐसे ही होते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक E1 के लिए हो जाएगा E1 sin थीटा, और E2 के लिए हो जाएगा E2 sin थीटा। तो क्या होता है, इनकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं वो दो घटकों में वियोजित हो जाती हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में। देखो कैसे हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, इसका ये एंगल होता है थीटा। ये वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ये एंगल होता है थीटा। यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा, देखो। अब तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक कैसे होते हैं। तो जो जो लाइन हमारी थीटा को टच करती है, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन थीटा को टच कर रही है, तो जो लाइन कोण को टच करती है उस पर हमेशा होते हैं क्षैतिज घटक। कौन से घटक होते हैं बच्चों? क्षैतिज घटक होते हैं जो लाइन कोण को टच करती है। तो ये वाली लाइन कोण को टच कर रही है, इसका मतलब है इस पर कैसे घटक होंगे? क्षैतिज घटक होंगे। तो क्षैतिज घटक E1 के कारण क्षैतिज घटक कितना है? E1 cos थीटा। तो E1 के कारण जो क्षैतिज घटक होगा वो हो जाएगा आपका E1 cos थीटा।
और E2 के कारण क्षैतिज घटक होगा वो भी इसी पे होगा, तो वो हो जाएगा आपका U2 cos थीटा। बच्चों क्षैतिज घटक समझ में आए। अब देखो, अब क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक देखेंगे। अब ऊर्ध्वाधर घटक जो आपका E1 दिशा है, यानी कि E1 क्षेत्र की दिशा है, वो कहाँ है, बाहर की तरफ है। अगर E1 की दिशा बाहर की तरफ है तो उसका घटक भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इसमें से E1 के लिए कौन सा है, E1 sin थीटा। तो जो E1 sin थीटा है इसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 sin थीटा। और E2 के लिए कौन सा ऊर्ध्वाधर घटक है, E2 के लिए होगा माइनस, माइनस यानी कि अंदर की ओर। तो E2 के लिए कौन सा हो जाएगा, E2 sin थीटा। तो E2 sin थीटा की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E2 sin थीटा। इतनी बात समझ में आई। देखो, अब यहाँ से बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी हमने मान ली कितनी है, R है। बिंदु O से लेके बिंदु P तक की दूरी कितनी मान ली, R। अब हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस पता होना जरूरी है। जब तक हमें आवेश से उस बिंदु तक की दूरी नहीं पता होगी, हम उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। त्रिकोणमिति में बच्चों पढ़ी होगी आप लोगों ने पैथागोरस प्रमेय। तो उस पैथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे इतने को अगर हम लें, इसको पॉइंट मान लो, ए कह दो, इसको बी कह दो और इसको सी कह दो। तो यहाँ पे देखो ए और सी में अगर देखें तो पैथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से। तो पैथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, जो होती है आपकी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो कर्ण निकालना ही है हम लोगों को। हम लोगों को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है ए सी की। तो हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना है, लंब कितना है आर, ये इसका क्या हो गया लंब। तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आधार कितना है, देखो ये पूरी लंबाई कितनी है 2l है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी l, और ये भी कितनी हो जाएगी l। तो जो हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। तो ए सी बराबर यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे और इस पर स्क्वायर रूट को चढ़ा देंगे। वर्ग को हटाते हैं तो वर्ग मूल इस पर हम क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आपका बच्चों चित्र कंप्लीट हो गया। चित्र सभी को समझ में आया। तो अब देखो इसको लिखना कैसे, लिखने के लिए आपको कोई इसको याद वगैरह नहीं करना है, चित्र को देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखो हमारे साथ कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है 2l है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हमारे साथ साथ लिखो। देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों 2l है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यहां लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में,
निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक बच्चों समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो चलिए डेरिवेशन की तरफ। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी हो जाएगी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है Q, तो Q और बट्टे दूरी कितनी है, √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। इसको डाल देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी है, E2। तो हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, डिस्टेंस दोनों की कैसी है, बराबर। तो यहाँ आ जाएगा √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्या किया, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इसके ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो दोनों एक दूसरे कैसे हैं, विपरीत हैं। E1 साइन थीटा की दिशा ऊपर है और E2 साइन थीटा की दिशा कहाँ है, नीचे है। तो दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, यानी कि जीरो हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन से हैं बच्चों, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। विपरीत दिशा में होने के कारण, कैसी दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण, दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। यानी कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो एक दूसरे कैसे हो गए, विपरीत हो गए। तो विपरीत हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, अब उसके जो क्षैतिज घटक हैं वो दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में। कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो हम नीचे एक लाइन लिखेंगे, क्षैतिज घटक, देखो यहाँ पे लिखेंगे, इसको साफ करते हैं।
देखो यहाँ लिखेंगे क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं आपस में जुड़ जाते हैं यानी कि उसके क्षैतिज घटक दोनों कैसे हैं, एक ही दिशा में, तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो अब हम लिखेंगे कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी बच्चों, तो हो जाएगा आपका E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखो उसके क्षैतिज घटक दोनों कैसे हैं, एक दिशा में है, तो दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने वैल्यू देखी थी E1 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे लिख लो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 1 था। ऐसे E2 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। अब यहाँ से देखो एक चीज देखो, E1 और E2 दोनों कैसे हैं, E1 E2 दोनों आपके कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे E1 E2 कैसे हैं, बराबर। तो E1 की जगह पे हम E2 को लगा दें या E2 की जगह पर E1 को लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 की जगह पे हम लगा देंगे कितना, E1 cos थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा मिलकर हो जाएगा 2 E1 cos थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू को लगाएंगे। तो E1 की वैल्यू कितनी है, तो E1 की वैल्यू को लगा दो। E बराबर हो जाएगा 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है cos थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से देखो अब हम लोग क्या करेंगे, E बराबर जो जाएगा आप लोगों का 2Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और जी नीचे लिखा है। अब आप यहाँ पे देखो ये लिखा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब थोड़ी बात और सुनिए, अब यहाँ पे क्या है, cos थीटा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, cos थीटा को हमें हटाना है, cos थीटा को खत्म करना है। तो cos थीटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इसकी मदद लेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसमें देखिए cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है तुम्हारा आधार बटे करण। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में अच्छे से। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे करण। तो आधार कितना है, L, तो ये आ जाएगा आपका L और बटे करण कितना है, जिराफ का करण। तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी निकल आई, cos थीटा की। तो जहाँ पे आपका cos थीटा है वहां पे इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो cos थीटा की जहाँ पे लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका L और बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो अब यहाँ पे हमें पता है ऊपर बन चुका है 2QL, क्या बन चुका है, 2QL। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। 2QL किसके बराबर होता है, P बराबर होता है आपका 2QL। मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम इंटू मीटर, आवेश का मात्रक कूलाम
और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलम इंटू मीटर। तो देखो अब हो जाएगा आपका ई बराबर, तो इस 2 की वैल्यू की जगह पे हम क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी बट्टे। अब देखो यहाँ पे जिसकी घात, जिसके ऊपर रूट है उसका मतलब क्या होता है, उसकी घात 1/2, और एक घात इसकी है और 1/2 घात इसकी हो जाएगी, तो टोटल घात कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। देखो जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ ले, यहाँ पे लिखा है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पे रूट लगा है तो रूट का मतलब होता है किसी की घात 1/2। तो देखो इसका बेस कैसा हो गया, समान, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1/2 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। समझ में आया। देखो आगे, अब फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे जो हमारा एल का मान है वो एल की तुलना में कैसा है, बहुत छोटा है। एल का मान जो है वो आर की तुलना में कैसा है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर जो है इज वेरी ग्रेटर देन, क्या है, इज वेरी ग्रेटर देन है किससे, एल से। तो एल को हम क्या क्या मान लेंगे, 0, तो एल बराबर हम मान लेंगे कितना, 0। तो हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 पी बट्टे आर स्क्वायर, एल की जगह पे 0 लगा देंगे तो आर स्क्वायर ही बचेगा और इसकी घात बचेगी 3/2। तो 2 से 2 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 पी बट्टे आर क्यू। तो ई बराबर आ गया 1/4πε0 पी बटे आर क्यू। तो कभी आप लोगों से पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निश्चय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर 1/4πε0 पी बटे आर क्यू। यहाँ से आप ये और ध्यान रखना कि ई जो है, अब देखो ई यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निष्कर्ष निकला कि ई प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ तो इसके 3 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के 3 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया सभी बच्चों को।